हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल, जो कि सेकेंड पेपर का नाम है आपका भारत का उच्चतर भूगोल। ठीक है, सेकेंड पेपर का क्या नाम है? भारत का उच्चतर भूगोल। तो उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में मैं प्रश्न लेकर आई हूँ, पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति से अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पीली क्रांति पर एक निबंध लिखे, या कहे कि पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारत में पीली क्रांति की उपलब्धियों, समस्याओं एवं संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए, यानी कोई भी पीली क्रांति से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है पीली क्रांति। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो पीली क्रांति जो है, ये पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो पीली क्रांति है ये केवल केवल तेलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी। क्या करने के लिए? आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, पाने के लिए। ठीक है, तिलहन उत्पाद का कार्यक्रम जो है 23 राज्यों में 337 ज़िले शामिल है। ठीक है, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जो ये है, कार्यक्रम का नाम है पीली क्रांति। जो ये है ये 23 राज्यों में और 337 ज़िले शामिल है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब इस क्रांति के बाद, भारत के खाद्य तेल और तेलहन उत्पाद में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। ठीक है, क्या की गई? भारत के जो खाद्यान्न जो भी है तेल उत्पादन में, तेलहन उत्पादन में, तो उसमें क्या हुआ? महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई, फ़ायदा हुआ यानी। ठीक है, तो ये पीली क्रांति है। आपने समझ लिया पीली क्रांति क्या है। अब हम जानते हैं पीली क्रांति, ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है उद्देश्य। ठीक है, आप लिख सकते हैं पीली क्रांति का उद्देश्य, या ऐसे उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य जो है 10 वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करना और देश को अनाज की कमी के खतरे से मुक्त करना था। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? ध्यान रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य जो है, जो 10 वर्ष में जो भी खाद्यान्न उत्पादन होगा उसको दोगुना करना और देश को अनाज की कमी के खतरे से मुक्त कराना। तो कमी के खतरे से मुक्त हो ही जाएगा जब जो है 10 वर्ष का जो उत्पादन जो भी है उसको दो गुना कर दिया जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक तरह से देश के जो खाद्यान्न जो है उसको कमी करने के लिए ये अच्छा, ये है पीली क्रांति एक योजना, बहुत अच्छा है। तो जो भी कमी जो है, ये कमी को क्या करता है? पूरा करता है ना, दो गुना पूरा करता है। कुल मिला के कहना है कि दो गुना पूरा करता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको पीली क्रांति की अवधारणा। ठीक है, तो ये इसमें लिखना है खाद्य तेलों और तेलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, खाद्य तेलों और तेलहन फसलों के जो भी उत्पादन है उन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की जो रणनीति है उसी को क्या कहा गया? पीली क्रांति। ठीक है, हमारे यहाँ तेलहन के अंतर्गत 9 प्रकार के बीज आते हैं। तो चलिए देखते हैं तेलहन में कौन कौन से बीजें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले तेलहन में आता है सरसों और तोरिया। दूसरा आता है सोयाबीन। ये सभी क्या है? तेलहनी फसलें हैं। तीसरा है सूरजमुखी। चौथा है अरड़ी। पांचवा है अलसी। छठवां है कुसुम। सातवां है मूंगफली और आठवां है तिल और नौवां है नाइजर। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के जो है हमारे यहाँ तेलहन का बीज आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का पीली क्रांति की अवधारणा। अच्छा, ये जो पीली क्रांति की जो अवधारणा है इसमें हमने जाना कि बीज कौन कौन से तेलानी बीज हो गए। इसमें देखिए आपका जो है भारतीय अगर भोजन की बात करें तो हर व्यक्ति जो है वसा और तेल जो है वार्षिक में वो उपलब्धता केवल 6 किलोग्राम है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो औसतन मतलब लगभग 18 किलोग्राम है। अब भारत में कुल कृषि उत्पाद क्षेत्र जो है लगभग 10% क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। देश में कुल कृषि उत्पाद का लगभग जो है फसलों से ही प्राप्त होता है। 60 के दशक तक जो भारत तिलहन उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता था, लेकिन जो सिंचित क्षेत्र में जो कम प्रतिशत और मौसम की जो अनिश्चितता के कारण बढ़ती आबादी के साथ साथ आप देख ही रहे हैं ज़्यादातर घर, कंपनियां सब ये सब बैठाया जा रहा है, खेती उतना नहीं हो रहा है। देश जो है तेलों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती गई है, जबकि भारत की जो जलवायु है तिलहन उत्पादन में बहुत अच्छा है।
लेकिन आबादी के वजह से बहुत अब कम हो गए हैं, उतना तेलहन नहीं हो रहा है। ठीक है, तेलहन बहुत कम लोग उत्पादन कर रहे हैं। अभी गाँव में आप जाके देखेंगे तो बहुत अपने खेत में, मान के चलिए कि अगर 5 मंडा का खेत है तो उसमें से आधा मंडा उसमें तेलहन ही बस होगा, बाकी आपका पूरा अनाज ही रहता है। तो इस तरह धीरे धीरे ये कारण है जो है तेलहन फसलन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ भी गया कि तिलहन उत्पादन कम होने के कारण क्या है। तो इसमें जानिए पहला कि खाद एवं उर्वरकों का नगण्य उपयोग। ठीक है, मतलब ना के बराबर उपयोग, खाद और उर्वरकों का ना के बराबर उपयोग, मतलब उपयोग हो ही नहीं रहा है। दूसरा ये कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों का कम क्षेत्रफल, जो हमने बताया कि कृषि भूमि में जो तिलहन फसलों के लिए कम लोग क्षेत्र रखते हैं, बाकी अनाजों के लिए ज़्यादा रखते हैं। तीसरा ये है कि घरेलू बीजों का उपयोग, जिसके कारण तेल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, जो घर में जो बीज होते हैं उसी को उपयोग कर लेते हैं, उसी को वो बीज अपना मान के और उसी को क्या कहते हैं खेतों में बो देते हैं, छींट देते हैं। ठीक है, उगा देते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत कम उसमें होगा, लेकिन बहुत कम होगा, कम मात्रा में होगा, उतनी अच्छी फसल नहीं होगी। उसके बाद चौथा है कि मिश्रित फसली खेतों में दलहन उत्पादन को प्राथमिकता देना। ठीक है, मतलब मिश्रित एक ही खेत में मान लीजिए कि बहुत सारे फसलें जो है उसको बोया गया हो, लेकिन जब दलहन की बात आती है तो उसमें कम प्राथमिकता देना। ठीक है, पांचवा है कि फसल सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग न किया जाना। ठीक है, मतलब फसल सुरक्षा से वैज्ञानिक जो है उनसे राय लेना चाहिए, खेती करने का तरीका, कोई फसल अगर अच्छा से उत्पादन नहीं हो रहा है हमारे खेतों में तो उसे जानना चाहिए कि हम क्या करें। तो जो है वैज्ञानिक वो अपने तरीके से उसको बताएगा कि उर्वरक या खाद या जो भी है या बीज का जो भी कारण हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये कारण है। ठीक है, तिलहन उत्पादन कम होने के ये कारण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है कि तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास। ठीक है, अब तो तिलहन में ये जो है कमी आ गई, कारण भी आपने जान लिया। तो अब इसको बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार जो है कोई न कदम उठाएगी। तो ये कदम उठाए 1987 से 88 में, जब भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसमें सहकारी समितियों, कृषि अनुसंधान और ऋण प्रदान वाले जो संस्थाओं की मदद से तेलहन है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास किए। टेक्नोलॉजी मिशन ने उत्पादन तकनीकों में विकास करने के साथ साथ उन्होंने जो है उत्पादन के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे कि बीज प्रोसेसिंग हो गया ना, बीज को प्रोसेसिंग करना, संभरण, इन सभी बेहतर बनाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया सरकार ने। ठीक है, और इसमें देखिए एक और कारण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। ठीक है, आप इसमें हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि। इसमें जो तिलहन का उत्पाद है वो आकर्षक बनाने के लिए जो सरकार ने न्यूनतम समर्थक मूल्य की जो प्राप्त वृद्धि में 1989 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने तिलहन की वसूली कीमतों में भारी वृद्धि की। ठीक है, उन्नत किस्म के बीज में देखिए ये भी एक जो है उन्नत किस्म के बीज सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया कि जो बीज जो है, जिस ऐसा बीज को उपलब्ध कराया जाए जो कि देश की जो तिलहन है उत्पादकता को उसमें क्या किया जाए, बढ़ाने का उसको प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर सरकार ने बहुत से जो है योजनाएं चलाई, जैसे कि राष्ट्रीय तिलहन एवं वानस्पतिक विकास बोर्ड की स्थापना की। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो अपनाए गए जो भी प्रयास है, बाद में भारत के तिलहन उत्पाद में केवल आत्मनिर्भर जो हुआ है, लेकिन तिलहन उत्पाद का जो निर्यात भी करने लगा है भारत। सन 1987 ईस्वी में जो तिलहन का कुल उत्पाद जो था वो केवल 1.27 करोड़ था। अब वही 1998 से 99 में जब बढ़कर 2.5 करोड़ टन हो गया। तिलहन की इस उत्पादन वृद्धि में सबसे अधिक योगदान की बात करें तो मूंगफली में जाता है, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 35% है। मूंगफली के अलावा और भी जो है सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी जो फसल जो है किसानों के बीच के एक मुख्य फसल है तिलहन उत्पादन के रूप में। तो ये भारत में जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। सभी जो तिलहन है इसमें जो है सम्मिलित उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, इसलिए इसे सुनहरा राज्य भी कहते हैं। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सभी इस खेती के लिए सफलतापूर्वक की जाती है तिलहनों के लिए। तो मध्य प्रदेश में आपका क्या आता है, सोयाबीन सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, और आपका ये राजस्थान जो है किसके किसके लिए है,
इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसमें मैंने बताया, ठीक है। इसको सुनहरा राज्य भी इसको कहते हैं। उसके बाद लास्ट हेडिंग है नई राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य, ठीक है। कृषि नीति के उद्देश्य, तो इसमें हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है। तो जो केंद्र सरकार है, ये 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय नीति जो है की घोषणा की। यदि हम 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का सक्षम रूप से सामना करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र जो है उसका विकास कार्यक्रम जो है सबसे अधिक ध्यान देना होगा। मतलब जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा सही समय पर लिया जाए, ये उचित फैसला है। अब जानते हैं कि जो ये नई राष्ट्रीय कृषि की नीति के उद्देश्य जो है, इसमें पहला आपका आता है भारतीय कृषि की विशाल अछूती संभावनाओं को पता लगाकर उसका क्या करना, दोहन करना, नष्ट करना। दूसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्र में यानी गाँव क्षेत्र में जो ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाना, ठीक है, 2 तो हो गया। तीसरा आपका आता है कि कृषि का सतत विकास, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये बहुत अच्छी बात है। चौथा है कि पर्यावरण को बनाए रखना, ये भी सही है। पांचवा है कि वर्ष 1997 से 2007 तक यानी कि 10 वर्षों की अवधि में अनाज उत्पादन को दोगुना करना, ठीक है। यही क्या है, पीली क्रांति का मेन उद्देश्य है, ठीक है। मतलब 10 वर्षों में जो भी उत्पादन हुआ है उसको दोगुना करना। तो उम्मीद करते हैं पीली क्रांति का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे पीली क्रांति से तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।